गुड इवनिंग एवरीवन। आज की हमारी टॉपिक है इनइक्वालिटी, राइट। इनइक्वालिटी से आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है रीजनिंग सेक्शन में। चलो देखो, इनइक्वालिटी मीन्स क्या? असमानता। तो अगर कोई भी दो पर्सन है, वो दो पर्सन को हमें अगर कंपैरिजन करना है, राइट, अगर तो हम कैसे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो, ए है और बी है, अगर हमें इस दोनों को कंपैरिजन करना है तो ए या तो ग्रेटर होगा, ए या तो स्मॉलर होगा, नहीं तो ए या तो इक्वल होगा, राइट। अभी देखो, ये जो ग्रेटर है, ग्रेटर वो डेफिनिट बोल रहा है, ये सिर्फ ग्रेटर ही है। इसमें क्या बोल रही है? स्मॉलर ही है, बट इक्वल टू डिफरेंट नहीं। तो इसे हमें एक पॉइंट क्या याद रखना है, ग्रेटर और स्मॉलर ये दोनों डिफिनिट सिंबल होते हैं, ठीक है। और यही तीनों सिंबल मिल करके दो सिंबल और क्रिएट करते हैं, जिसमें एक है क्या, ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू बी, और सेकेंड है ए इज़ स्मॉलर इक्वल टू बी। तो ये जो बचे हुए सिंबल है, इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू और स्मॉलर इक्वल टू, इसे इंडेफिनिट सिंबल बोलते हैं, राइट। इंडेफिनिट सिंबल, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है। अगर इसमें आप देखते हो तो ये ग्रेटर भी है और स्मॉलर भी है, सॉरी इक्वल टू भी है। इस कंडीशन में देखोगे तो कोई फिक्स नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है या तो वो स्मॉलर है या फिर वो इक्वल टू है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, कभी भी डिफिनिट सिंबल और इनडेफिनिट सिंबल दोनों एक साथ आए, जैसे ये और ये, तो इस दोनों में से हमेशा इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, राइट। हमेशा डिफिनिट वैल्यू, डिफिनिट सिंबल की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। अभी आपके एग्जामिनेशन में इनइक्वालिटी से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो एक स्टेटमेंट रहेगा और एक कंक्लूज़न रहेगा, ठीक है। पूरी रीजनिंग में कहीं भी अगर स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है तो वो हमेशा ऑलवेज राइट रहते हैं, ठीक है। तो अभी इनइक्वालिटी में कैसे स्टेटमेंट का यूज़ रहेगा, तो यही पांचों सिंबल का, या तो ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू और स्मॉलर इक्वल टू, इतने ही सिंबल रहेंगे, इससे ज़्यादा सिंबल नहीं रह सकता। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू बी, इज़ ग्रेटर देन सी, इज़ स्मॉलर देन डी, स्मॉलर इक्वल टू ई, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट रहा। अभी ये स्टेटमेंट से दो कंक्लूज़न पूछ सकता है आपको। तो फर्स्ट कंक्लूज़न क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन सी। सेकेंड कंक्लूज़न है ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू सी। तो देखो, स्टेटमेंट में ए कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखो, ये सिंबल कौन सा, ये जो सिंबल है वो इंडेफिनिट सिंबल है, और ये सिंबल है जो डिफिनिट सिंबल है। तो मैंने क्या बोला, डिफिनिट की वैल्यू ज़्यादा, तो वही पूछ रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो ये राइट हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई एग्जामिनेशन हुआ, उसमें 100 में सी ने 80 मार्क्स स्कोर करा, तो बी को ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर है, तो इसने 90 मार्क्स स्कोर करा, राइट। तो अभी ए की क्या स्कोर कर सकता है, क्योंकि वो ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है। तो अगर इक्वल टू है तो ए 90 मार्क्स स्कोर करेगा, और ग्रेटर अगर वो है तो वो 95 मार्क्स स्कोर करेगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में ए या तो 90 स्कोर करे या 95 स्कोर करे, सी से तो ज़्यादा ही ला रहा है ना मार्क्स, इसीलिए डिफिनिट की वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो ए इज़ ग्रेटर देन सी राइट हो जाएगा। और आपसे दूसरा कंक्लूजन पूछा है ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू सी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी के तो 80 मार्क्स है ना, वो तो इक्वल टू है ही नहीं, तो सिर्फ ग्रेटर ही हो। चलो अभी स्टेटमेंट हम सेम ही रहने देते हैं। स्टेटमेंट सेम ही रहने देते हैं, कंक्लूज़न चेंज कर देते हैं। अगर हमें कंक्लूज़न पूछा ए इज़ ग्रेटर देन डी, और सेकेंड कंक्लूज़न पूछा सी इज़ ग्रेटर देन ई, तो अब बताओ क्या आंसर होगा इस दोनों में। तो चलो ए और डी के बीच में देखते हैं, ए यहाँ पे, डी यहाँ पे। तो ऑलवेज़ याद रखो, अगर कभी भी
दोनों एलिमेंट के बीच स्टेटमेंट में साइन अपोजिट हो जाए, ठीक है, तो वो कंक्लूज़न रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये ग्रेटर का सिंबल ए की तरफ था, यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल ए की तरफ था, बट इस इक्वेशन में ग्रेटर का सिंबल किसकी तरफ हो गया, डी की तरफ। तो ए के और डी के बीच में देखो साइन अपोजिट हो गया, राइट। तो जैसे ही साइन अपोजिट हो गया तो वो कंक्लूज़न रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे कंक्लूज़न 2 देखो, सी और ई के बीच में ना, तो सी और ई के बीच में साइन देखो कौन कौन सा है। यहाँ पे सी और ई के बीच में साइन है, इनडिफिनिट सिंबल भी है और डिफिनिट सिंबल भी है। तो वैल्यू किसकी ग्रेटर, डिफिनिट सिंबल की। और ग्रेटर का सिंबल किसके तरफ है, ई का, ई के तरफ, यानी ई ग्रेटर है सी से। ऐसा हमें स्टेटमेंट में देखने से मिलता है। बट आपसे पूछ क्या रहा है कंक्लूज़न में कि सी इज़ ग्रेटर देन ई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में तो ई ग्रेटर है, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 आप याद रखो, अगर दोनों एलिमेंट के बीच में साइन अपोजिट हो गया तो कुछ भी पूछे वो ऑलवेज रॉन्ग होगा। सेकेंड पॉइंट ये वाला, अगर कभी भी इंडिफिनिट और डिफिनिट सिंबल दोनों साइन के बीच में आता है, ठीक है, दोनों कंक्लूज़न के बीच में, तो उसमें डिफिनिट का ही आंसर होगा। इंडिफिनिट अगर पूछा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके। और एक पॉइंट याद में रखना है आपको, एक पॉइंट होता है आइदर और का, रुक जाओ, सपोज एक स्टेटमेंट है, ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू बी, बी इज़ ग्रेटर इक्वल टू सी, ये स्टेटमेंट दिया और आपसे कंक्लूज़न पूछा। फर्स्ट कंक्लूज़न ए इज़ ग्रेटर देन सी, सेकेंड कंक्लूज़न ए इज़ इक्वल टू सी। तो देखो एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें सी ने 80, चलो डी ने 70 मार्क्स लाया, तो सी ग्रेटर है तो उसने 80 मार्क्स लाएगा। अभी देखो बी और सी इक्वल टू है तो ये 80 मार्क्स लाएगा, बट बी ग्रेटर भी है तो ये 85 मार्क्स लाएगा। फिर देखो ए इक्वल टू है तो ये भी 80 मार्क्स लाएगा, और एक ग्रेटर भी है बी से तो वो 90 मार्क्स लाएगा, ऐसे। तो अभी देखो ए से सी में आप कंपैरिजन कर रहे हो तो देखो ए भी 80 मार्क्स ला रहा है एक बार और सी भी 80 मार्क्स ला रहा है, ठीक है, बट ए 90 मार्क्स भी तो ला रहे हैं, तो ये जो 90 मार्क्स है वो सी से तो ग्रेटर है ना। तो आपसे अभी पूछ रहा है क्या ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, ग्रेटर मतलब डिफिनिट सिंबल, राइट, बट आपके स्टेटमेंट में कभी डिफिनिट सिंबल दिया ही नहीं हुआ है, दोनों इनडिफिनिट सिंबल ही है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और ए इक्वल टू सी ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, फर्स्ट क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि वो सिर्फ ग्रेटर ही नहीं इक्वल टू भी है, इस वजह से रॉन्ग हो गया। और सेकंड कंक्लूज़न रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि सिर्फ इक्वल टू ही नहीं ग्रेटर भी है, राइट। बट इस दोनों का जो आंसर होगा वो एक ऑप्शन रहता है आइदर कंक्लूज़न 1 और 2 फॉलो, ये देखो ये वाला ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट कंक्लूज़न राइट होगा और सेकंड कंक्लूज़न रॉन्ग होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर फर्स्ट रॉन्ग होगा और सेकंड राइट होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोनों कंक्लूज़न रॉन्ग हो गया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और दोनों कंक्लूज़न अगर राइट हो गया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, बट ऑप्शन नंबर सी कौन कैसे होगा, तो इस केस में आते हैं। उसके 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या, बोथ कंक्लूज़न शुड बी सेम, मतलब दोनों कंक्लूज़न सेम होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट कंक्लूज़न में भी ए और सी के बीच में ही कंपैरिजन किया गया है और सेकेंड कंक्लूज़न में भी ए और सी के बीच में ही कंपैरिजन किया गया है, राइट। तो पहला पॉइंट वो हो गया, बोथ कंक्लूज़न शुड बी सेम। सेकेंड पॉइंट हो गया, बोथ कंक्लूज़न शुड बी रॉन्ग। तो देखो दोनों कंक्लूज़न रॉन्ग है, इस केस में दोनों कंक्लूज़न रॉन्ग थे ना हमारे। और थर्ड पॉइंट क्या है, अगर दोनों का साइन आप ऐड कर देते हो, ये दोनों का साइन अगर आप ऐड कर देते हो तो वही साइन स्टेटमेंट में बनना चाहिए उस दोनों के बीच में। तो देखो स्टेटमेंट में आप क्या निकाल सकते हो, ए और सी के बीच में एक बार 80 मार्क्स ला रहा है तो वो इक्वल टू, और एक बार 90 मार्क्स ला रहा है तो ग्रेटर,
यानी ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू सी आ रहा है ना। तो अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन से साइन लिया तो फर्स्ट कंक्लूजन ग्रेटर जो कि ये है, और सेकेंड कंक्लूजन से इक्वल टू जो कि ये है, राइट। तो इस केस में जब ऐसा सिचुएशन रहे तो वो आइदर और केस बन जाएगा। ये कब हुआ? जब दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन रहते हैं। अभी दूसरा आइदर और का कंक्लूजन, एक और पॉइंट है जहाँ पे आइदर और का केस होगा। वो कौन सा पॉइंट है? तो ये देखो, यहाँ पे दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ था। जैसे आप स्टेटमेंट में देख करके बता सकते थे जो ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू सी दिया हुआ है, बट क्या हो जब ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं दिया रहे, ठीक है, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो एक चीज़, सेम क्वेश्चन लेते, सेम कंक्लूजन लेते। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है क्या? नहीं। आप स्टेटमेंट में अगर मैं पूछूँ ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? हमने कुछ देर पहले ही क्या बोला था? देखो हमने कुछ देर पहले ही बोला था ना एक चीज़, कि अगर दोनों एलिमेंट के बीच में साइन अपोजिट हो गया, ये ए और डी के बीच में, याद है? अगर दोनों एलिमेंट के बीच में साइन अपोजिट हो गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए और डी का ये वाला रॉन्ग हुआ था, वैसे ही ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। यहाँ पे देखो ए और सी के बीच में साइन अपोजिट हो गया तो इस दोनों के बीच में कुछ भी पूछेगा तो वो हमेशा रॉन्ग होगा, राइट। बट ये दोनों भी आइदर और के केस ही कहलाएंगे। वो कैसे कहलाएंगे? चलो देखो, सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, ए ने बोला इंडिया मैच जीतेगा, बी ने बोला पाकिस्तान मैच जीतेगा, और सी आ गया, सी ने बोला कि मैच ड्रॉ होगा। ये तीनों में बेट लगी। बट एक चीज़ देखो, जब मैच का रिज़ल्ट आएगा तो तीनों में से कोई तो राइट बोल रहा होगा, या तो इंडिया मैच जीतेगा, या पाकिस्तान जीतेगा, या मैच ड्रॉ रहेगा। तो वहीं पे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आप लोगों को, एक पॉइंट ये देखो, कोई भी पर्सन को आप या तो वो ग्रेटर होगा, या स्मॉलर होगा, या इक्वल टू होगा। इसी तीन तरीके से आप कंपेरिजन कर सकते हो, राइट। अगर आप नहीं जानते हो तो सेम एप्लीकेबल है यहीं पे। देखो ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब क्या? ए और सी एक दूसरे को नहीं जानते। तो देखो ए या तो ग्रेटर होगा यहाँ पे, ए या तो स्मॉलर होगा, ए या तो इक्वल टू होगा। इस तीनों में से कोई तो राइट हो रहा होगा, इसीलिए इस दोनों के बीच में आइदर और का ऑप्शन राइट होगा, राइट। अगर दोनों एलिमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया रहे तो इसके भी सेम है, बोथ कंक्लूजन शुड बी सेम, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। और थर्ड पॉइंट है, तीनों साइन आना चाहिए दोनों के बीच में, दोनों कंक्लूजन मिला के, ग्रेटर का भी, स्मॉलर का भी, और इक्वल टू का भी, ठीक है। तो ये थे आपके थ्योरेटिकल पार्ट। अभी देखो कोई भी क्वेश्चन आप बनाओ, इतने कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट है। देखो स्टेटमेंट है, फर्स्ट कंक्लूजन पूछा क्यू इज़ ग्रेटर इक्वल टू सी, तो क्यू यहाँ पे और जे यहाँ पे। तो एक चीज़ देखो, इक्वल टू का साइन क्यू और जेड के बीच में नहीं है ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू और जे के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, आप देखोगे तो ये रिलेशन बन रहा है, क्यू इज़ ग्रेटर देन जे, राइट। बट आपसे पूछा है ग्रेटर इक्वल टू, एक एग्जाम्पल से भी लोगे तो एक एग्जामिनेशन में जे ने 80 मार्क्स लाया तो जेड इक्वल टू है तो जेड को भी 80 मार्क्स लाना पड़ेगा, और क्यू ग्रेटर है तो ये 90 मार्क्स लाएगा। तो देखो जे जहाँ पे 80 मार्क्स ला रहा था, क्यू वहाँ पे 90 मार्क्स ला रहा है, इक्वल टू तो नहीं ला रहा है ना, इसलिए रॉन्ग हो गया। और सेकेंड ऑप्शन देखो, टी और जे के बीच में है, तो अगेन यहाँ पे ये इंडेफिनिट सिंबल, ये डेफिनिट सिंबल, तो टी ग्रेटर होगा जे से, ये राइट है। तो फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग, सेकेंड कंक्लूजन राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 420 देखो, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो ईजिली, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखोगे तो आर और ए के बीच में है, आर यहाँ पे ए यहाँ पे। देखो एक बार ग्रेटर का सिंबल ए की तरफ बन रहा है, एक बार ग्रेटर का सिंबल आर की तरफ बन रहा है। तो मैंने क्या बोला, अगर दोनों एलिमेंट के बीच में साइन अपोजिट हो जाए तो कुछ भी पूछे तो रॉन्ग हो जाए, ठीक है। बट अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था एक पॉइंट कि अगर दोनों के बीच के एलिमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बट दोनों कंक्लूजन सेम है और दोनों कंक्लूजन के बीच में तीनों साइन है, ग्रेटर का भी, स्मॉलर का भी, इक्वल टू का भी, तो उस केस में वो आइदर और ऑप्शन आंसर होगा। तो देखो इस केस में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आर है और ए है, दोनों ऑप्शन में कंक्लूजन के आर और ए के बीच में ही कंपेरिजन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में देखो क्या क्या वर्ड का यूज़ किया गया, ग्रेटर का, इक्वल टू का, और ऑप्शन नंबर 2 में क्या यूज़ किया गया है, आर इज़ ग्रेटर का, ठीक है। तो इसमें आर इज़ ग्रेटर का ही यूज़ किया गया, इसलिए वो नाइदर नॉट होगा, ठीक है। यहाँ पे आइदर और नहीं होगा, आइदर और होने के लिए क्या यूज़ होता, एक सिंबल ये भी यूज़ होना पड़ता है, यानी ए की तरफ ग्रेटर का सिंबल। यहाँ पे दोनों कंक्लूजन में से ए की तरफ ग्रेटर का सिंबल है ही नहीं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी ही होगा, आइदर और ही होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 देखो, डब्ल्यू और एस के बीच में, राइट, डब्ल्यू यहाँ पे, एस यहाँ पे। देखो दोनों के बीच में साइन अपोजिट हो गया, रॉन्ग। टी और पी के बीच में, टी यहाँ पे, पी यहाँ पे, इनडिफरेंट डिफिनिट दोनों सिंबल बीच में आया है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा, डिफरेंट की वैल्यू ज़्यादा। ग्रेटर का सिंबल किसके तरफ है, टी की तरफ है, तो टी इज़ ग्रेटर देन पी, ये राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और एक चीज़ देखो 234 है ना, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस में कॉमा वाला दिया हुआ है। तो ये समझो दो ग्रुप है और ये दोनों ग्रुप में जैसे पहला पूछा बी और ई के बीच में, ठीक है। तो बी ये ग्रुप से ये ग्रुप का मेंबर है और ई ये ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। अगर बी को ई के साथ फ्रेंडशिप करनी रहेगी तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, राइट, वो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू ही फ्रेंडशिप कर सकता है जो दोनों ग्रुप का मेंबर हो। तो यहाँ पे देखो ए को आप सही से देखो तो ए इस ग्रुप में भी है और ए इस ग्रुप में भी है, तो ए के थ्रू ही दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। तो पहले में देखो ए ग्रेटर देन बी है, यानी ए ग्रेटर देन बी है, राइट। और सेकेंड ग्रुप में देखोगे तो सेकेंड ग्रुप में ए और ई के बीच में अगर कंपैरिजन करोगे तो ऐसे दिया हुआ है। तो अभी देखो बी से ई तक डायरेक्टली आप जा सकते हो, तो बी से ई तक जाओगे तो देखो दोनों के बीच में साइन अपोजिट हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो सी और ई के बीच में, राइट, तो सी और ई के बीच में भी सेम कंडीशन फॉलो होगा। पहला हाफ ये देख लो, ए ग्रेटर है डी, ग्रेटर इक्वल टू ई, और इस हाफ में देखोगे सी और ए के बीच में तो ए से ग्रेटर है सी, अगेन यहाँ पे साइन अपोजिट हो गया इस दोनों के बीच में, तो ये भी रॉन्ग। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो, आप लोग ट्राई करो बनाने का, फिर अभी मैं बताऊँगा तो आप लोग देखना, पॉज करके आप बनाओ। चलो 216 नंबर क्वेश्चन देखो, पहला पूछा क्यू और ओ के बीच में, राइट, तो क्यू यहाँ पे और ओ यहाँ पे, सीधा दोनों के बीच में साइन अपोजिट हो गया तो कंक्लूजन रॉन्ग। फिर देखो एम और सी के बीच में दिया हुआ है, सी यहाँ पे, एम यहाँ पे, यहाँ पे साइन अपोजिट है क्या, साइन अपोजिट नहीं है, ठीक है। और ग्रेटर का सिंबल किसके तरफ है, ग्रेटर का सिंबल सी की तरफ है,
यहाँ पे इंडिफिनिट सिंबल भी और डिफिनिट सिंबल भी है, तो हमेशा इसकी वैल्यू ही ज़्यादा रहेगी और यही आंसर आएगा। तो स्टेटमेंट में सी इज़ ग्रेटर देन एम दिख रहा है और आपके कंक्लूजन में भी वही पूछ रहा है कि सी इज़ ग्रेटर देन एम, तो ये राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 217 नंबर, डी और एक्स के बीच में। ठीक है, तो डी यहाँ पे और एक्स यहाँ पे। स्टेटमेंट में इंडिफिनिट सिंबल भी आया और डिफिनिट सिंबल भी आया। तो स्टेटमेंट से अगर मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा डी और एक्स के बीच में, तो ये ग्रेटर का सिंबल आएगा। ठीक है, बट आपसे क्या पूछा? इक्वल टू का भी। क्या एक्स के पास इक्वल टू का सिंबल है? नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड में जेड इज़ ग्रेटर देन टी दिया हुआ है, राइट। तो आप सही से एक बार देखो जेड और टी के बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ है। टी यहाँ पे, जेड यहाँ पे, इंडिफिनिट सिंबल भी और डिफिनिट सिंबल भी आया, तो ऑब्वियसली डिफिनिट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो जेड इज़ ग्रेटर देन टी, ये राइट है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन है, इसमें कुछ और ट्रिक्स नहीं है, ये सबसे बेसिक्स से मैंने आपको आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखो और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है इनइक्वालिटी में, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आई होप आप सबको समझ में आया हो।